हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि मैं समझाने के उद्देश्य से हल करूंगा। उसके बाद से इसको प्रॉपर तरीके से कैसे हल करना है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक ना। तो क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक ना। तो इसमें पूछा है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। ठीक ना। लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, तो चूँकि इस समय वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी आयु x-3 वर्ष। ठीक ना। ये 3 वर्ष पूर्व है आयु। तो अब इसका व्युत्क्रम कह रहा है, तो व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा। तो x-3/1 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/x-3। तो ये 3 वर्ष पूर्व जो आयु है इसका व्युत्क्रम इतना हो गया। ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये संख्या 5 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। और मान लीजिए ये x है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, यानी कि सेम उल्टा कर देंगे उसका। जैसे इसे 5/1 इस तरह लिख सकते हैं तो यही सेम उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी। ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x+5। तो जो दोनों व्युत्क्रम है उन्हीं दोनों का योग 1/3 आ रहा है। ठीक ना। तो ये व्युत्क्रम हो गया 3 वर्ष पूर्व आयु का और ये 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x+5 बराबर 1/3। यहाँ पे 1/3 दिया गया है उसमें। अब हमें इसी को हल करना है। ठीक ना। तो x+5 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x+5, फिर प्लस यहाँ पे x-3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x-3 पूरे का बटा। अब इन दोनों का भी हम लोग गुणा करते हैं। ठीक ना। नीचे का भी गुणा करते हैं तो x का इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस 5x, -3 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, फिर -15 बराबर 1/3। ठीक ना। अब इसके बाद से ये हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 2x, फिर 5 में से 3 घटेगा 2/x², 5x में से 3x घटेगा कितना हो जाएगा प्लस 2x - 15 बराबर 1/3 हो गया। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 1 का गुणा इसमें करते हैं तो ये पूरा उसी तरह उतार लेंगे x² प्लस 2x - 15 बराबर। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6x, फिर प्लस 6। तो अब इसके बाद से पक्षांतर कर लेते हैं x² प्लस 2x - 15 तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। तो x², 2x में से 6x घटाएंगे -4x बचेगा, फिर -15 -6 ये हो जाएगा -21 बराबर 0। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। तो अब इस द्विघात समीकरण को आप तीनों विधि जो मैंने बताया है उनमें से कोई भी एक विधि लगा सकते हैं, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x², फिर -4x को लिख सकते हैं हम लोग प्लस 3x -7x, फिर -21 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए -4x को इतना हम लोग लिख सकते हैं, 3x में से 7x घटाएंगे तो -4x आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। ठीक ना। तो अगर आप गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को किस तरह हल किया जाता है ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसका मैंने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करवाते समय बिल्कुल अच्छे से समझाया है।
तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आएगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने पहले ही देख लिया है तब तो ये आसान है ही आपके लिए। तो अब हम लोग इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। फिर इन दोनों में से -7 कॉमन है तो ये बचेगा x, फिर प्लस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 7, दूसरे कोष्टक में x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से एक बार x माइनस 7 बराबर 0 कर लेते हैं और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हमने x को माना था रहमान की वर्तमान आयु, और यहाँ पे देखिए तो रहमान की वर्तमान आयु ऋणात्मक में कभी तो होगी नहीं, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल या फिर अमान्य लिख देंगे, तो ये अमान्य हो गया, यानी कि उसकी वर्तमान आयु 7 वर्ष आ गया। तो दोस्तों ये तो हमने इसको अच्छे से समझा है, लेकिन इसको पेपर में कैसे पूरे प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बिल्कुल ऐसे ही पेपर में हल करना है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि गणित में उसने यक्ष अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में यक्ष अंक प्राप्त किए हैं। तो जब गणित में यक्ष अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेगा, अंग्रेजी में वो अंक प्राप्त करेगा 30 माइनस यक्ष। यहाँ पे 30 माइनस यक्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो जब एक यक्ष होगा तो दूसरा 30 में से यानी कि योग में से ये वाला घट जाएगा मैथ का, तो इंग्लिश का निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैथ में हम लोग मान लेते हैं 2 अंक अधिक मिला, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक ना। और इसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको इतना मिला था, मान लेते 3 अंक कम, यानी कि -3 घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 30 में से 3 घटेगा 27 माइनस यक्स। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल किसके बराबर दिया गया है, 210 के बराबर दिया गया है, ठीक ना। तो बस हमें इसी को हल करके यक्स का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यक्स का गुणा इन दोनों में बारी बारी से करिए, तो ये हो जाएगा 27 यक्स, फिर यक्स का माइनस एक्स में करेंगे तो -x², फिर प्लस। अब 2 का गुणा इन दोनों में करते हैं तो 2 का 27 में करेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, फिर -2x बराबर ये हो जाएगा 210। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -10, ठीक ना, फिर बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा -x²। अब देखिए 27x में से 2x घटेगा, कितना होगा, +25x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए -210 है और 54 है, यानी कि 54 में से 210 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -156 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए -x² है, तो हम लोग दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x², फिर -25x, फिर माइनस माइनस प्लस 156 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे 156 है, तो हमें इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि उनका गुणा करें तो 156 आ जाए और उनको जोड़ें तो -25 आ जाए। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -12x, फिर -13x। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो -25x आ जाएगा और इन दोनों का गुणा अगर करें तो 156 आ जाएगा, ठीक ना। तो प्लस 156 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको कैसे इस तरह तोड़ रहे हैं, अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाया है मैंने।
तो देखिए इन दोनों में से अब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और इन दोनों में से -13 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 13 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मान आ रहा है, x बराबर 13 एक मान आ रहा है और यहाँ से x बराबर 12 मान आ रहा है, ठीक ना। तो यदि x बराबर 13 है तो यानी कि x हमने क्या माना था, ये माना था कि मैथ में अंक यानी कि गणित में अंक ये प्राप्त किया गया है। तो मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए, तो जब गणित में 13 अंक प्राप्त करेगा तो इंग्लिश में कितना प्राप्त करेगा, इंग्लिश में प्राप्त करेगा, इसको हटा लेते हैं, 30 माइनस यक्स इतना अंक प्राप्त करेगा। तो ये हो जाएगा 30 माइनस यक्स, यक्स की जगह 13 होगा तो ये हो जाएगा 17। यानी कि मैथ में उसने 13 अंक प्राप्त किया और इंग्लिश में 17। और यहाँ पे यक्स का मान दूसरा भी आ रहा है, तो या फिर दूसरा हो सकता है कि उसने मैथ में 12 अंक प्राप्त किया हो, तो जब मैथ में 12 प्राप्त करेगा तो इंग्लिश में कितना प्राप्त करेगा, 30 माइनस यक्स, यक्स की जगह 12 रखेंगे यानी कि 30 माइनस 12 करेंगे तो 18। तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, मैथ में 13 और इंग्लिश में 17। या तो एक आंसर हो सकता है या मैथ में उसने 12 प्राप्त किया और इंग्लिश में 18 प्राप्त किया। तो ये तो हमने समझ लिया, अब इसको देख लेते हैं प्रॉपर तरीका। तो दोस्तों ये है इसको हल करने का प्रॉपर तरीका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए छठे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत का बिकॉर्ड उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक ना। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयताकार खेत बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आयताकार खेत, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, और ये बिकॉर्ड की लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक आयताकार खेत का बिकॉर्ड उसकी छोटी भुजा से, तो आयत में छोटी भुजा चौड़ाई इतनी होगी तो आयत की चौड़ाई छोटी भुजा हो जाएगी, तो इसको हम लोग यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि खेत का बिकॉर्ड उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि उसकी चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है, तो बिकॉर्ड हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर, ठीक ना। और आगे देख लेते हैं, यदि बड़ी भुजा, यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा मतलब लंबाई होगा आयत का, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा यक्स प्लस 30, क्योंकि इस छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आयताकार जो खेत है उसका लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कोण का स्क्वायर इतना कर लेते हैं यक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ये कोण का स्क्वायर है, फिर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस इसका स्क्वायर यक्स प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक ना। अब इसी को हल करके यक्स का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, फिर प्लस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा 120 यक्स, फिर बराबर यक्स का स्क्वायर, फिर प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 30 का स्क्वायर 900, फिर प्लस 60 एक्स, ठीक ना। तो देखिए दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स, अब इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3600, फिर माइनस 120 यक्स बराबर 0, इधर 0 बचेगा तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 60 एक्स में से 120 एक्स घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस 60 एक्स, ठीक ना। और 900 माइनस 3600 करेंगे तो ये बचेगा माइनस 2700 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 60 एक्स को लिखेंगे प्लस 30 एक्स माइनस 90 एक्स,
तो 30x में से 90x घटाएंगे तो कितना आएगा, -60x आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा -2700 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 30। फिर इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है -90, तो ये बचेगा x + 30 बराबर 0। ठीक ना। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x + 30, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x - 90 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x + 30 बराबर 0 या x - 90 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -30 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90। तो यहाँ पे देखिए x मैंने माना था इसकी चौड़ाई, ठीक ना। तो यहाँ पे चौड़ाई आ रहा है -30, यानी कि चौड़ाई यानी कि आयताकार खेत की चौड़ाई देखिए ऋणात्मक आ रहा है। तो इस तरीके से ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो चौड़ाई होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो यानी कि आयताकार खेत की चौड़ाई 90 मीटर हो गया, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई होगा 90 + 30, यानी कि लंबाई हो जाएगा 120 मीटर। ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग प्रॉपर तरीका भी देख लेते हैं। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। तो देखिए ये है प्रॉपर तरीका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।